Hey guys, welcome back to the another lecture of Nursing Foundation. In previous lecture we have seen about the code of ethics and factors affecting the code of ethics वगैरह. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक नर्सिंग फाउंडेशन में है पेशेंट यूनिट एंड पेशेंट इन्वायरमेंट्स. और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि बहुत दिनों से लेक्चर नहीं आया था, तो मैं ये लेक्चर आज आपके सामने लेकर हूँ पेशेंट यूनिट और पेशेंट इन्वायरमेंट की. हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए इन्वायरमेंट कैसा चाहिए होता है, एक पेशेंट का जो यूनिट होता है वो कैसा यूनिट रहना चाहिए बेसिकली. ठीक है, तो आइए इसमें पढ़ेंगे पेशेंट यूनिट के बारे में कि पेशेंट यूनिट क्या होता है. तो सबसे पहले जानेंगे कि एज ए नर्स आपकी ड्यूटी क्या होती है ना. तो एज ए नर्स व्हाट इज योर ड्यूटी. तो आई विल राइट डाउन दिस. एज ए नर्स वर्किंग है ना, जो काम कर रही है एज ए नर्स वर्किंग in the healthcare profession, in the healthcare profession, as a nurse working in the healthcare profession, we have a responsibility है ना. क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेसिकली कि जो पीपल है उनके लिए हम क्या करें, एज ए एक्टिविस्ट काम करें, उनको अवेयरनेस बताएं, उनके जो बाकी चीजें इन्वायरमेंट है उसके बारे में अवेयर करें कि हमारा क्लाइमेट है उसको कैसे डील करना है हमारे क्लाइमेट में. जैसे सपोज कि अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो एज ए नर्स हमारी क्या ड्यूटी होगी कि हम लोगों को अवेयर करें किस बारे में कि गर्मियों हमें डिहाइड्रेशन ना हो जाए. इससे हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा फ्लूइड है ना, फ्लूइड इंबैलेंस नहीं होने देना है, हमें फ्लूइड ज्यादा कंज्यूम करना है. क्योंकि अगर फ्लूइड का इंबैलेंस होगा तो हमें चांसेस है कि हम फैन डाउन हो जाएंगे, हमें चांसेस है कि हमें जो कहते हैं ना हीट वेव चलती है तो लू लग जाना, लू लग सकती है ना. तो उस केस में हमारा नर्स क्या होगा वो हम चीज देखते हैं. तो एज ए नर्स वर्किंग इन द हेल्थ केयर प्रोफेशन वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या है, वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी एक जिम्मेदारी है. वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया भर में जितनी भी नर्सिंग प्रोफेशन होंगे है ना, जितने नर्सिंग प्रोफेशनल होंगे उन सबकी ये जिम्मेदारी है. ठीक है, क्या जिम्मेदारी है, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू बी एन environmental health activist and raise awareness of the health implications as a raise awareness of the health implications of the environmental changes किस लिए क्यों करते हैं कि हम जो नर्स है, नर्सिंग प्रोफेशनल है, उनका वो एज ए जो हमारा इन्वायरमेंटल क्लाइमेट एक्टिविस्ट होते हैं, उनका काम क्या है कि अवेयरनेस को रेज करना. क्यों करना, इसके बारे में जानेंगे. चेंजेस टू सपोर्ट health policies to support health policies to avoid or you can call reduce, कम करना या फिर नजरअंदाज, to avoid or reduce health vulnerability. वनरेबल होता है ना, वनरेबिलिटी. ठीक है, ये हमारा काम बेसिकली होता है कि ताकि जो हेल्थ पॉलिसी है उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो हमारा वनरेबल होता है ना, हेल्थ का वनरेबलेशन हो जाता है, वनरेबिलिटी होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए. तो एज ए नर्स
working in the healthcare profession, we have a responsibility to the people of the world to be an environmental health activist and raise awareness of the health complications या implications कह सकते हैं, health implications of the environmental changes to support health policies to avoid or reduce health vulnerability। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो हो गया तुम्हारे किसके लिए, पेशेंट इन्वायरमेंट को हमको कैसे रखना है। जितने भी नर्सिंग प्रोफेशन है, ठीक है, नर्सिंग प्रोफेशनल जितने भी होंगे उनको कैसा इन्वायरमेंट रखना है, इस बारे में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि एज ए नर्स आपका काम क्या है, आपको कैसे वर्ल्ड में कैसे सबको अवेयरनेस करना है, अवेयरनेस रेज करना है ताकि जो हमारा हेल्थ है, ठीक है, वो वल्नरेबल नहीं हो, उस पर कोई दिक्कत ना हो, उसको रिड्यूस किया जा सके, हेल्थ की वल्नरेबिलिटी जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पेशेंट सेफ्टी की। जो अगला टॉपिक हमारा है दैट इज पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट सेफ्टी, कोई भी डाउट आ रहा हो अगर आपके दिमाग में तो मैं चाहूँगा कि इंडियन फोकस एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप आके डाउट पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आंसर करूँ उस चीज़ों का जो आपको डाउट्स हो रहे हैं, बट अगर आपको डाउट्स हो रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी क्या कहते हैं ना, तो कह सकते हैं पेशेंट सेफ्टी, पेशेंट सेफ्टी, patient safety is defined as essential part of nursing ना, essential part of nursing, ये आपके नर्सिंग के essential part है। ठीक है, क्या है essential part of nursing care that aims to prevent avoidable errors and patient harm। देखो दोस्त, जो पेशेंट सेफ्टी होता है वो क्या होता है कि पेशेंट सेफ्टी इज डिफाइंड एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग केयर दैट एम्स टू प्रिवेंट अवॉइडेबल एरर्स एंड पेशेंट हार्म। जो हमारी पेशेंट की सेफ्टी होती है वो किस चीज बेसिस क्या एम करता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, बेसिकली वो ये रहता है कि जो पेशेंट है उसको कम से कम नुकसान हो। ठीक है, प्रिवेंट कैसे, अगर हम बचा सकते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बचा लें। ठीक है, उसको नुकसान होने से बचा लें बेसिकली। तो अगर हमारे बस में है, अगर हम कोशिश करते हैं, अगर हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसको पेशेंट को नुकसान ना हो, उसके हेल्थ को नुकसान ना हो, तो वो जितना हम कोशिश कर सकते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि जो अवॉइडेबल एरर्स हैं, जिन एरर्स को, जिन गलतियों को हम अपनी तरफ से सुधार करके पेशेंट को रिलैक्सेशन या कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उन एरर्स को बचा लेना वो हमारा क्या होता है, पेशेंट सेफ्टी होता है। ठीक है, तो ये हमारा पेशेंट इन्वायरमेंट, पेशेंट यूनिट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया कि पेशेंट यूनिट क्या है और पेशेंट इन्वायरमेंट क्या है। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो आप देखेंगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी। मैंने आपको बताया कि पेशेंट सेफ्टी क्या होता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट बता दिया आपको कि पेशेंट की सेफ्टी क्या होनी चाहिए, क्या एम करते हैं हम, क्या करते हैं कि जितना भी उसको अवॉइडेबल एरर्स हैं जिसको हम अवॉइड करके जो चीज़ें उसको कंफर्ट दे सकते हैं, या फिर जितना भी हमारा जो एम हमारा बेसिकली क्या है कि जो रिड्यूस कर देना। ठीक है, उसको जो पेशेंट हार्म है, पेशेंट को नुकसान हो रहा है, हेल्थ को नुकसान हो रहा है, जितना कम कर सकते हैं, जितना उसको कंफर्ट दे सकते हैं उसके बारे में होता है। जितना कंफर्ट दे सकते हैं वो कंफर्ट देना क्या होता है, पेशेंट सेफ्टी होता है। अब गोल्स क्या है पेशेंट सेफ्टी की, इसके बारे में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं बेसिकली कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल ऑफ द पेशेंट सेफ्टी। तो द फर्स्ट वन इज improve the accuracy, what accuracy है ना, improve the accuracy of the patient identification
द फर्स्ट वन इज इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें लाइन क्या कहता है कि यूज एट लीस्ट व्हाट, यूज एट लीस्ट 2 identifiers ठीक है, use at least 2 identifiers who provides care। ठीक है, जो पहला पॉइंट हमारे पास है कि improve the accuracy of the patient identification, जिसमें क्या है कि use at least 2 identifiers who provide care। देखो, पेशेंट सेफ्टी में सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है पेशेंट को पहचानना कि पेशेंट हमारा जो है वो किस चीज़ का पेशेंट है, किस पार्टिकुलर डिजीज का पेशेंट है। ठीक है, अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो जो पार्टिकुलर पेशेंट है उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसका जो ब्लड डोनेटर है उससे मैच कर जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिस पेशेंट को करना है हमने उस पेशेंट को छोड़ के दूसरे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। क्यों? बिकॉज लैक ऑफ आइडेंटिफायर्स, है ना। हम पेशेंट को पहचान ही नहीं पाए कि हमारा पेशेंट जो है जिससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है वो वही पेशेंट है या फिर कोई दूसरा है, और हमने कंफ्यूजन में क्या किया, दूसरे पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया। इससे क्या हुआ, गड़बड़ी हो गई और जिस पेशेंट की नीड थी उसे तो नहीं मिला ब्लड, लेकिन जिसे नहीं मिलना चाहिए था उसे मिल गया, और हो सकता है कि उसमें रिएक्शन कर जाए, है ना। जो हमारा बेसिकली एग्लूटिनेशन होता है तो वो रिएक्शन कर जाएगा तो वो चीज़ें और वर्स कर देगा दूसरे पेशेंट के लिए। इसके लिए तो चीज़ें पहले से ही वर्स थी क्योंकि इसके लिए तो इसको बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड थी, तो आपने इसे ब्लड तो दिया नहीं। लेकिन जो दूसरा पेशेंट है जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड नहीं थी, आपने विदाउट मैचिंग किए हुए, जो क्रॉस मैचिंग करते हैं बेसिकली, बिना क्रॉस मैचिंग किए हुए आपने उसे दिया तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो जो पेशेंट सही भी है या थोड़ा बहुत उसे इश्यूज हैं, जो क्लिनिकल इश्यूज हैं वो हैं, वो वर्स हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, तो हमेशा पहला चीज क्या होना चाहिए कि इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। आपका जो पेशेंट है आप उसे, या तो देखो हम पेशेंट क्या करते हैं कि बेड नंबर से करते हैं, सपोज लाइक ERP 168, या फिर उसे नाम से करते हैं, मानो सपोज कि जस्ट लाइक मुकुल, है ना, मोहन, जो भी नाम हो, एनीवे। तो हम एक पार्टिकुलर दे देते हैं नंबर। सपोज ये पर्सन जो ये पेशेंट जो है वो पीडियाट्रिक्स का, तो हमने इसे P दे दिया। सपोज हमारा पेशेंट मेडिसिन का आएगा तो हम उसे ERM दे देते हैं। सपोज सर्जरी का आएगा तो ERS दे दिया हमने। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है बेसिकली कि हमारा जो पेशेंट है वो पार्टिकुलर डिजीज से बिलोंग करना है, उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है या उसका जो हॉस्पिटल नंबर है वो पार्टिकुलर पेशेंट नंबर जो है वो ये है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस पेशेंट को आइडेंटिफाई सही तरीके से नहीं करेंगे कि किस डिजीज से सफर कर रहा है या किस डिजीज से पार्टिकुलरली उसे इश्यूज हैं, तो इसमें मिस्टेक होंगी और पेशेंट, साथ ही साथ जो दूसरा पेशेंट है जिसे जो नीड नहीं है, आपने वो प्रैक्टिस कर दी, उस चीज़ों क्लिनिकल प्रैक्टिस उस पर कर दी, तो उसके लिए भी चीज़ें खराब हो सकती हैं या वर्स हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास यही था कि इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। सबसे जरूरी बात होती है, बेसिक बात है, पेशेंट को पहचानना। ये आपका पेशेंट है, ये पार्टिकुलर डिजीज से बिलोंग करता है, ये पार्टिकुलर डिजीज से सफर कर रहा है। नेक्स्ट वन इज improve the effectiveness of communication among caregivers। देखो सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि कम्युनिकेशन करना, है ना। अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हेल्थ के बारे में बताया था, पढ़ा रहा था, या जो फैक्टर्स बता रहा था, जो मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग बताया था, उसमें ही बताया था ये चीज कि कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने पेशेंट से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, या और लोग भी जो है आपके साथ हेल्थ केयर टीम में जो होते हैं बाकी लोग, अगर वो कम्युनिकेट, केयर गिवर जो होते हैं हेल्थ केयर टीम के जितने भी केयर गिवर्स हैं, अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे जो पॉइंट कह रहा है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना, है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी चीज है। देखो एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि आपका जो कम्युनिकेशन हो वो इफेक्टिव हो।
जस्ट लाइक अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, उस केस में क्या होगा, पेशेंट है जो आपको अपनी चीज़ें खोल के नहीं बताएगा, उसे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसे क्या समस्या आ रही है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंट से पूछें इस चीज़ के बारे में। कम्युनिकेशन आपका स्किल जो है वो अबव एवरेज रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अबव एवरेज। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल अबव एवरेज रहना चाहिए और इफेक्टिव रहना चाहिए, ताकि जो पेशेंट हो आपसे हेजिटेट ना करे और सारी चीज़ों को क्लियरली बताए और उसका ट्रीटमेंट जो हो वो सही तरीके से और खुलकर हो सके। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये है आपके पास। आते हैं आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, है ना। Improve the safety of using medications. जिसमें हम क्या करते हैं, वन टाइम या यू कैन से सिंगल यूज सिरिंजेस, है ना, सिंगल यूज सिरिंजेस। उसके अलावा लेबल द कंटेनर्स एंड सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशन है मेडिकेशन की, है ना। और जस्ट लाइक नेमिंग द मेडिकेशन, प्रॉपरली। देखो मैं प्रॉपरली क्यों कह रहा हूँ इस बारे में, बिकॉज कभी कभी होता है कोई मेडिकेशन जो होती है उसका साउंड जो हम उसे जब प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड लुक अलाइक लगता है ना, सुनने में क्या लगता है, एक जैसा, दो मेडिकेशन का साउंड। तो उस केस में क्या होता है कि दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो हमें उसका नाम लिख लेना है। सिंगल यूज सिरिंजेस कभी भी, यार देखो सिंपल सी बात है, जस्ट एक टिटवैक का तुम्हारे पास कोई सिरिंज है, तुमने टिटवैक को क्या किया, मसल्स में टिटवैक सबको पता है IM देते हैं हम, तो तुमने उस सिरिंज से वापस क्या किया, उसको एक बार की यूज की होती है, लेकिन तुमने क्या किया, लापरवाही में, सपोज किसी ने नहीं देखा, ठीक है, या गौर नहीं किया, क्या होता है, एरर हो गया, हमने वो सीरीज निकाली, ठीक है, हमें नहीं पता कि उसमें फ्यू ml या फ्यू पॉइंट समथिंग ml, है ना, पॉइंट समथिंग ml टेटवैक है, ठीक है, पॉइंट समथिंग ml टेटवैक है, और हमने उसी निडल से वापस दूसरा मेडिकेशन लेके IV रूट में दे दिया, तो क्या हो गया, पूरी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, पेशेंट के चांसेस है, उसको पैरालाइसिस के चांसेस, उसको हार्ट अटैक के चांसेस हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी लापरवाही पेशेंट के लिए कितना वनरेबल हो गई, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रहे कि जो सिरिंजेस सिंगल यूज हैं, अब तो सिंगल यूज ही आती हैं बेसिकली, जो सिरिंजेस सिंगल यूज हैं, एक बार यूज करने के बाद दोबारा रीयूज नहीं करना है। ठीक है, एक मेडिकेशन का क्या कॉन्ट्राडिक्शन है और दूसरे मेडिकेशन का क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या हम जानते हैं कि क्या एक मेडिकेशन और दूसरी मेडिकेशन जो सपोज हमारे पास आती है, देखो दोस्त, दो टैबलेट्स हैं, है ना, सपोज दो मेडिकेशंस हैं, तुमने एक खा ली, ठीक है, या तुमने एक सिरिंज में ले लिया अपना, ठीक है, ये सॉल्यूशन है, सपोज तुमने एक सिरिंज में ले लिया, देन क्या हुआ, तुमने इसी वापस, ठीक है, ड्राइंग में थोड़ी खराब है, नजरअंदाज करेंगे इस चीज को, है ना, मैं सिर्फ झोपड़ी बना सकता हूँ, हमारी उगता हुआ सूरज, दो पहाड़। तो देखेंगे, सपोज ये सीरीज है, तुमने एक बार इससे ले लिया, ठीक है, और फिर तुमने वापस रीयूज कर लिया इस चीज का, क्या किया, रीयूज किया। तो दोस्त जो मेडिकेशन इसमें है, इसके अलग कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ठीक है, इसके अलग कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो जब तुमने दोनों को एक ही सीरीज में यूज की लिया, तो ये हुआ कि दोनों कॉन्ट्राडिक्शनरी है, हो सकता है दोनों रिएक्शन कर जाए, है ना, दोनों मेडिकेशन क्या कहते हैं, रिएक्शन कर जाए, और जब हमने इसे पेशेंट में वायबल किया, पेशेंट में डाला, पेशेंट में इंसर्ट किया, तो हमारे साथ क्या हुआ, वो पेशेंट के साथ दिक्कतें हो गई। ठीक है, पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, पेशेंट को पैरालिसिस होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सिंगल यूज सिरिंज दोस्त एक बार यूज कर लिया तो दोबारा यूज नहीं करेंगे। जो मेडिकेशन है, कंटेनर या सॉल्यूशन, उसको नाम लिख देते हैं ना। कभी कभी क्या होता है कि लेबलिंग उखड़ जाती है दवाइयों की, तो हमेशा जो हमें अगर दवाइयाँ पता है कि ये पार्टिकुलर मेडिकेशन है, तो हम उस पर लेके जस्ट लाइक
ल्यूकोपोर होता है ना, ल्यूकोपोर टाइप, आप जाओगे हॉस्पिटल में ल्यूकोपोर या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, आप उसे चिपका देते हो उस पर नाम लिख के, या सर्टेन किसी पार्टिकुलर स्टिक होती है, वो स्टिकिंग छोटी सी पेज होते हैं, स्टिक पेज पेपर्स होते हैं, उनको लिख के आपने चिपका दिया कि पार्टिकुलर मेडिकेशन है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जरा सी चूक होगी और मेडिकेशन अपना कमाल दिखाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्त हमेशा ध्यान रखें, एक बार मेडिकेशन कमाल दिखाए, इससे पहले वो अपना कमाल दिखाएं ना, ध्यान रखें, सतर्क रहें। तो यूजिंग मेडिकेशन है ना, सेफ्टी का इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है कि आप जब दवाई यूज कर रहे हो तो सेफ्टी का ध्यान रखो। द नेक्स्ट वन इज reduce the harm associated with clinical alarm system. What? Clinical alarm system, है ना। देखो कभी कभी होता है ना कि जब पेशेंट ज़्यादा एकदम वनरेबल होता है, इमरजेंसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि हम क्लिनिकल अलार्म लगाते हैं ना। क्या होता है, पेशेंट क्लिनिकल की दैट पेशेंट इज इमरजेंसी पेशेंट, है ना। इमरजेंसी पेशेंट क्या होता है, इमरजेंसी पेशेंट, कभी कोई कैजुअलिटी ओटी में आता है, वहाँ सीओटी होता है, तो जो पेशेंट बहुत ज़्यादा नीड होती है, जिसे तुरंत क्विक हमें क्या करना है, क्विक ट्रीट करना है, तो वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम क्लिनिकल अलार्म सिस्टम का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं, टू रिड्यूस द हार्म, है ना। एक बार सपोज उसको, उससे सपोज आरटीए हो जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो चुका है, उसे ऑलरेडी लॉस हो चुका है, ब्लड लॉस कहो या उसकी जो ऑर्गन लॉस है, या फिर कहो पार्टिकुलर मसल्स लॉस है, बोन फ्रैक्चर हो चुका है, तो उससे हेल्थ का लॉस तो हो चुका है। लेकिन हम जब उसे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लाते हैं तो क्या करते हैं कि क्लिनिकल अलार्म सिस्टम लगाते हैं कि भाई पेशेंट एक ऑलरेडी सीओटी है, कैजुअलिटी ओटी, इमरजेंसी सिस्टम है, जो भी इमरजेंसी वार्ड है, तो हमें पेशेंट क्या दिखाना है कि पेशेंट ऑलरेडी इमरजेंसी और कैजुअलिटी में आ रहा है, उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो उसके इसमें क्या करते हैं, क्लिनिकल अलार्म सिस्टम लगाते हैं, ताकि जो हार्म है, जो नुकसान उसे हो चुका है, वो उतने पे ही रुक जाए, और जितना नुकसान हम उसे उसकी हेल्थ को मिनिमाइज कर सकते हैं उतना हम कर दें। ठीक है, तो ये यूज करते हैं किस लिए, क्लिनिकल अलार्म सिस्टम के लिए, सॉरी हार्म के लिए। क्या यूज करते हैं, क्लिनिकल अलार्म सिस्टम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज reduce the risk of healthcare associated infections। ध्यान से देखेंगे, देखो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट आता है सपोज दूसरे डिजीज के लिए, सपोज पेशेंट डेंगू के लिए आया, बट अनफॉर्चुनेटली उसी वार्ड में एक पेशेंट जो है वो ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर रहा है। ठीक है, टीबी सफर कर रहा है। पेशेंट तुम्हारे पास किस चीज का है, डेंगू का है। एक पेशेंट को, दूसरे पेशेंट को क्या है, टीबी है। इस पेशेंट को क्या है, टीबी है। ये पेशेंट डेंगू सफर कर रहा है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को एक ही वार्ड में रख दिया। हमें नहीं पता कि इस पेशेंट को टीबी है, हम डायग्नोस नहीं कर पाए। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में रखा। तो जिस पेशेंट को डेंगू था, सपोज हमने इसका क्या ट्रीटमेंट शुरू किया, डेंगू के ट्रीटमेंट शुरू किया। इसका सपोज किसी और डिजीज के लिए सफर किया, ट्रीटमेंट शुरू किया, ये सफर कर रहा है, सपोज इससे ब्रेथलेसनेस है, हमने उसके लिए टेस्ट कराना शुरू किया। सपोज इसका कफ है ना, टीबी ट्यूबरकुलोसिस में कहते हैं कफ होता है, खांसी वगैरह होगी, हमने उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर हमने डेंगू का ट्रीटमेंट इस पेशेंट को शुरू किया, पेशेंट 1, पेशेंट 2। इन दैट केस क्या होता है कि जो ये पेशेंट है डेंगू का, उसे तो नहीं पता कि ये पेशेंट टीबी का है, हमने अभी तक डायग्नोस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए सैंपल भेजे हैं। क्या भेजा है, सैंपल भेजा है। टीबी के लिए क्या करते हैं, सैंपल होता है, तो बच्चे टीबी के लिए जो हम सैंपल भेजते हैं स्पूटम टेस्टिंग कहते हैं ना, स्पूटम टेस्टिंग। किक पॉइंट्स है ना, याद रखेंगे, स्पूटम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। जो सुबह का जो फ्रेश होता है एकदम अर्ली मॉर्निंग, जब पहला सपोज अर्ली नाइट के बाद, सॉरी नाइट के बाद जो पेशेंट सुबह उठता है, तो जो पहला स्पूटम होता है ना, जो पहला जो फर्स्ट स्पूटम होता है, उसको हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। किस लिए, टीबी के लिए, टीबी की जांच के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो सपोज इस केस में ये पेशेंट डेंगू का है और ये ट्यूबरकुलोसिस का है। हमें नहीं पता कि ये पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस का है,
बट जाने अनजाने में हमने क्या किया, इसे एक ही जगह पर रख दिया। अब ये पेशेंट अगर डेंगू से ठीक भी हो जाता है, अगर ये पेशेंट अगर डेंगू से ठीक हो जाता है तो फिर दूसरे केस में क्या होगा, उसे ट्यूबरकुलोसिस आ जाएगा, है ना। डेंगू से ठीक भी हो जाता है तो क्या हो जाएगा दूसरे केस में, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एंड दैट इज कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन, मैंने इससे पहले ही बताया था आपको कि वैसा इन्फेक्शन जो हमें शुरू में तो नहीं था, जब हम हॉस्पिटल आए थे उस समय ये इन्फेक्शन नहीं था, ठीक है। ये बीमारी हमें शुरुआत में हॉस्पिटल के दिनों में नहीं थी, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में आए, हमने हेल्थ केयर अपने लिए शुरू किया, ट्रीटमेंट शुरू किया, तो जो हम दूसरी बीमारी के इलाज कराने थे, हम किस लिए आए थे, हम तो डेंगू के इलाज कराने के लिए आए थे। ये पेशेंट किस लिए आया था डेंगू के इलाज कराने के लिए, बट बेसिकली क्या हुआ, इसे हेल्थ केयर जो एसोसिएटेड इन्फेक्शन हुआ, जो हॉस्पिटल में ही इसे टीबी हुआ, तो इसे कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। कि आप आए, आप हॉस्पिटल में डेंगू का ट्रीटमेंट कराने के लिए आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यू गॉट diagnosed with the TB, है ना, tuberculosis, तो that is called nosocomial infection। तो ये जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो ये कहता है reduce the risk of health care associated infections, that is called nosocomial infections। ठीक है, आए थे कराने इलाज डेंगू का, हो गई टीबी। वही बात हुई दोस्त कि जाना था जापान, पहुंच गया चीन, that is called nosocomial infection। ठीक है, इसे कहते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, और 2 पॉइंट्स हैं, देख लेंगे 6 and 7, है ना। identify safety risk in an inherent population। तो देखेंगे यार, मैं समझाऊंगा, अगला पॉइंट भी लिख लेता है। conduct a pre-procedure verification process। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो क्या करना है, आइडेंटिफाई सेफ्टी रिस्क इन द इनहेरेंट पॉपुलेशन। ठीक है, जो पॉपुलेशन है उनमें सेफ्टी रिस्क को पता करना है। बेसिकली क्या होता है सेफ्टी रिस्क, हाइपरटेंशन, है ना, हाइपरटेंशन। मैंने उसमें नहीं बताया था आपको रिस्क फैक्टर्स पर बताया था कि रिस्क फैक्टर्स क्या होता है। आप याद करोगे अगर दोस्त, तो पहले लेक्चर जो था, सॉरी पहला नहीं, चौथा या पांचवा लेक्चर आई थिंक था, जिसमें मैंने लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमोर्डियल। व्हाट इज दैट, प्राइमोर्डियल। रिस्क फैक्टर्स आए नहीं थे दोस्त, ठीक है, रिस्क फैक्टर्स आना शुरू हुए थे। हमने क्या किया, अवेयरनेस करा था, रिस्क फैक्टर्स को आने से रोकना है। ठीक है, तो इस केस में रिस्क फैक्टर्स आने से रोकना था। देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसमें रिस्क फैक्टर्स आ गए थे, फिर ये डिजीज का स्टार्टिंग हुआ था, फिर ये डिजीज एस्टैब्लिश हो गई थी, है ना। तो पुराना लेक्चर देख लेंगे, अगर दिक्कत होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन। तो दोस्त इसमें कहते हैं आइडेंटिफाई सेफ्टी रिस्क, वही रिस्क फैक्टर्स को देखेंगे, हाइपरटेंशन, और यू कैन कॉल डीएम, डायबिटीज मेलाइटस, है ना, एक्सेट्रा वगैरह हो जाते हैं, है ना। कंडक्ट ए प्री प्रोसीजर वेरिफिकेशन प्रोसेस, और सारे प्रोसीजर को लेके वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, शुरुआत से सब चीज शुरू करेंगे, जितने प्रोसीजर है प्री तरीके से स्टार्टिंग फेज से ही शुरू करेंगे कि वेरीफाई करना है पेशेंट को, कि पेशेंट को क्या हुआ था, क्या नहीं होता। कहते हैं ना पेशेंट हिस्ट्री लेना बेसिकली बहुत जरूरी चीज होती है। नर्सिंग में अगर आप जाओगे, नर्सिंग फील्ड में, तो पेशेंट की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी होता है कि पेशेंट को इससे पहले क्या कोई सर्जिकल हिस्ट्री है, क्या पेशेंट को इससे पहले कोई मेडिकल हिस्ट्री है। सपोज कोई पेशेंट आपके पास आता है तो उसके बारे में आपको एकदम डीप हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को कोई क्या इससे पहले कोई उसकी हिस्ट्री रही है, या कोई पार्टिकुलर सपोज कोई डेंगू का पेशेंट है तो मुझसे पता है ना क्या इससे पहले भी से डेंगू हुआ है, क्या ये वैसे इलाके में रहता है जिस इलाके में ज्यादा मच्छर हो, क्या ये पानी जहाँ आबादी पानी की, सपोज इससे बाढ़ वाले इलाके में जाओगे तो मच्छर जो है ब्रीडिंग ग्राउंड्स होते हैं,
है ना, जहाँ पानी रहता है वो ब्रीडिंग ग्राउंड रहते हैं मच्छरों के लिए, मॉस्किटोज के लिए, तो चांसेस है कि उससे बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो इस चीज़ का। तो हमेशा उसके बारे में लिविंग, उसकी रहने की शैली क्या है ना, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसके बारे में सारी चीज़ें, तो पूरा का पूरा प्री प्रोसीजर वेरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है, कंडक्ट कराते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव था पेशेंट सेफ्टी का, क्या था, इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, इंप्रूव द इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस, फिर सेफ्टी, मेडिकेशन यूज करते वक्त, फिर रिड्यूस द हार्म, जो भी क्लिनिकल हार्म सिस्टम है उसके थ्रू हार्म को कम करना, फिर मैंने नोजोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में आपको बताया। एंड नेक्स्ट आइडेंटिफाई सेफ्टी रिस्क, है ना, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है, और फिर पूरा प्री प्रोसीजर, है ना, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री जाननी है, उसका लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, सारी चीजों को जानना है, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव और गोल्स क्या थे पेशेंट सेफ्टी के, है ना। अब देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट सेफ्टी। व्हाट? प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट सेफ्टी, है ना, ओके, पेशेंट सेफ्टी। और ये जो प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट सेफ्टी है ये किसकी है? अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO, ओके। तो आइए देखते हैं कि जो प्रैक्टिस है सेफ्टी की, है ना, प्रैक्टिस ऑफ पेशेंट सेफ्टी, WHO के हिसाब से क्या क्या मानक है ना, क्या स्टैंडर्ड सेट किया WHO ने प्रैक्टिस करने के लिए पेशेंट सेफ्टी के लिए, है ना, कि पेशेंट सेफ्टी में क्या क्या चीजें जरूरी है, पेशेंट सेफ्टी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज बी अवेयर। जो मैंने गोल्स ऑब्जेक्टिव बताया दोस्त उसी के बारे में, ठीक है, लगभग थोड़ा बहुत डिफर करता है WHO के हिसाब से, बट WHO का जो है वो जो स्टैंडर्ड है वो बेसिक है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो हम फॉलो करते हैं किसका फॉलो करते हैं? WHO का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे WHO के हिसाब से क्या है कि बी अवेयर ऑफ लुक अलाइक, बी अवेयर ऑफ लुक अलाइक, या फिर क्या, साउंड अलाइक, साउंड अलाइक मेडिकेशन, ठीक है। तो वो मेडिकेशन जो एक जैसे सुनाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। सपोज पेंटाप्रेजोल, रैबिप्रेजोल, है ना, अलग अलग नाम है, काम एक ही है, बट क्या है, नाम अलग अलग है, थोड़ा बहुत जो वर्किंग एक्शन है वो लिटिल बिट डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद रेनिटिडिन, सिनेटिडिन, सिमेटिडिन जो भी होता है, तो अलग अलग नाम है, काम अलग अलग सेम है, तो उनके बारे में बी अवेयर रहना है ना। जो हमारा होता है एप्सोलिन और एफकॉर्लिन, दो चीजें होती हैं, दो जो मेडिकेशन है, एफकॉर्लिन एंड एप्सोलिन। एप्सोलिन किस लिए होता है? पेनिटोइन। जो एप्सोलिन है ब्रांड नेम क्या है? एप्सोलिन है, लेकिन कहते हैं उसका जो कॉम्बिनेशन क्या है? पेनिटोइन, सीजर्स के लिए। एफकॉर्लिन क्या होता है? हाइड्रोकोर्टिसोन, है ना, इंफ्लेमेशन में काम आता है। तो दोनों जो मेडिकेशन है, एफकॉर्लिन सपोज एप्सोलिन, दोनों के नाम थोड़े एक जैसे साउंड अलाइक रहते हैं ना, लुक अलाइक तो नहीं कहूंगा, बट साउंड अलाइक, एफकॉर्लिन एंड एप्सोलिन। तो इन चीजों के लिए अवेयर रहना है कि जिसे सीजर है उसे ही एप्सोलिन देना है। ऐसा ना हो कि दोस्त की सीजर है और उसे एप्सोलिन जो आपने एफकॉर्लिन दे दिया, है ना, या जिसे इन्फ्लेमेशन है उसे फेनेटोइन इंजेक्ट कर दिया। तो ध्यान रखेंगे, एप्सोलिन जो है वो ब्रांड नेम है इसका, फेनेटोइन का। तो WHO ने कहा क्या, पहला क्या स्टैंड सेट किया कि बी अवेयर ऑफ लुक अलाइक एंड साउंड अलाइक मेडिकेशन। द नेक्स्ट वन इज प्रॉपर पेशेंट। देखो यार मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी पॉइंट है, ये WHO ने भी कहा है। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि पेशेंट हमारा किस डिजीज से हो, पेशेंट सफर कर रहा है, पेशेंट हमारा किस डिजीज का बेसिकली सफरिंग है, बेसिकली सफरिंग है। क्योंकि अगर हमने उसे जो मेडिकेशन देनी थी वो ना देकर दूसरी दे दी तो चीजें वर्स हो जाएंगी, ठीक है, पेशेंट के लिए भी और जो दूसरे पेशेंट में हमने दिया जो उल्टा मेडिकेशन चला उसके लिए भी। तो हमेशा ध्यान रखें पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। द थर्ड वन इज एक्सप्लेन इन डिटेल। एक्सप्लेन इन डिटेल, जब आपकी शिफ्ट खत्म हो, ठीक है, तो जब भी आप हैंड ओवर या टेक ओवर ले लो, ठीक है, हैंड ओवर और स्लैश व्हाट टेक ओवर, जब भी आप हैंड ओवर या टेक ओवर ले रहे हो यार,
तो डिटेल में बताना है पेशेंट की कंडीशन क्या है, आपने अभी कौन सा मेडिकेशन पेशेंट को दिया है। सपोज आपकी नाइट शिफ्ट है तो आप सुबह में जा रहे हो तो आप पेशेंट के बारे में डिटेल बताओगे कि पेशेंट की कंडीशन फिलहाल राइट नाउ कैसी है, मैंने कौन सी मेडिकेशन दी है और कौन सी मेडिकेशन, जो बेसिकली आप देखोगे मेडिकेशन चार्ट रहता है, ठीक है। मेडिकेशन चार्ट में हम लिखते हैं कि ये दवाइयां इतने बजे हमने इस पेशेंट को दी है। अब जो नेक्स्ट जो मेडिकेशन का जो शेड्यूल है वो कितने घंटे के अंतराल पे होता है, वो सारी चीजें प्रॉपर उसका जो कोर्स होता है, कोर्स ऑफ टाइम वो फॉलो करना होता है। तो जब भी आप हैंड ओवर और टेक ओवर लोगे तो पेशेंट की कंडीशन बताओगे कि पेशेंट कंडीशन क्या है, कौन सा पेशेंट वल्नरेबल है, कौन सा पेशेंट है कि आप उसे केयर करोगे तो थोड़ी बहुत केयर करोगे तो ही विल बी फाइन, है ना। नेक्स्ट, केयरफुल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। गर्मी के सीजन है और गर्मी के सीजन में सबसे बेसिक चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अगर ऑस्मोटिक फ्लूइड बैलेंस हमने बॉडी में नहीं किया तो हम फेंट हो जाएंगे, गिर जाते हैं, हमें जो है ना तबीयत खराब हमारी हो जाती है बेसिकली। तो इस चीज का ध्यान रखिए, गर्मियों में या किसी भी चीज में हमारा जो फ्लूइड है बॉडी में, जितने फ्लूइड की नीड है, जितनी जरूरत है, उस जरूरत को जरूर पूरा करें। देखते हैं ना कभी पानी नहीं पीते हैं, हमारे बहुत लोग होते हैं ये पानी नहीं पी, कम पीने करते, तो वो चीजें बाद में बहुत दिक्कत देती हैं। कई लोगों को स्टोन हो जाता है, किडनी स्टोन, है ना, किडनी स्टोन होता है जिसे कोलेलिथिसिस, सॉरी नॉट कोलेलिथिसिस, कोलेलिथिस इज एसोसिएटेड विद गॉल ब्लैडर, है ना, बेसिकली लिथिसिस हो जाता है उसमें, ठीक है, किडनी में रीनल लिथिसिस कह सकते हैं उसको। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस ऑफ करेक्ट प्रोसीजर एट करेक्ट साइट। प्रोसीजर को सही तरीके से करना और सही जगह पे करना, ठीक है। आईएम हम कहाँ देते हैं, बेसिकली डेल्टॉइड और ग्लूटियस मसल, है ना। तो हम हमेशा ध्यान रखें कि डेल्टॉइड और ग्लूटियस में जब भी देंगे तो आईएम की एक फिक्स पार्टिकुलर साइट है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपने आईएम उठाया और आपने यहाँ, ठीक है, ब्रैकियल रीजन में आके आईएम दे दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डेल्टॉइड में देते हैं, देन ग्लूटियस में देते हैं। तो परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्म जब भी करेंगे प्रोसीजर का, करेक्ट प्रोसीजर का होना और करेक्ट साइट पे होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम अगर जो प्रोसीजर है उसको इनकरेक्ट साइट पे देंगे तो उसके बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत सी चीजें जो खराब हो जाती है, ठीक है। पेशेंट कंडीशन हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हमने ग्लूटियस मसल में देखकर अगर हमने उसे एस्पायरेट नहीं किया, सपोज आप आईएम दे रहे हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई कि अगर आप आईएम दे रहे हो और आपने आईएम देते वक्त ग्लूटियस मसल की जो आपने ग्लूटियस मसल में इंसर्ट किया और आपने एस्पायरेट नहीं किया, क्या किया आपने, जो हमारा बेसिकली जो रहता है स्टिलेट रहता है वो खींचने की जगह पे सीधे आपने इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आपने वो चेक नहीं किया, ठीक है, क्या किया, चेक नहीं किया, एक्सपायरेट नहीं किया, तो हो सकता है कि वो जो हमारा सिरिंज है वो साइटिक वेन को टच कर रहा हो और उस में क्या होगा, जो साइटिक वेन है उसकी पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखें, एक्सपायरेट जरूर करें आईएम के, जब भी आईएम इंट्रामस्कुलर सिरिंज जब दे रहे हैं, जब इंजेक्शन दे रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो जरूर इस चीज को वेरीफाई कर लें। नेक्स्ट है अवॉइड कैथेटर एंड ट्यूबिंग। अवॉइड कैथेटर एंड ट्यूबिंग रॉन्ग कनेक्शंस। जब जरूरत हो तभी हम कैथेटर यूज करें, अगर पेशेंट की जरूरत नहीं है कैथेटर, ऐसा नहीं हो कि आप अननेसेसरी आपने कैथेटर उठाया और कैथेटर जो है वो इंसर्ट कर दिया, आपने ट्यूबिंग कर दी कहीं भी। जब तक नीड ना हो पेशेंट की, हम कैथेटर और ट्यूबिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये WHO कहता है। फिर मैंने वही बताया आपको, सिंगल यूज ऑफ सिरिंजेस, नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव्ड हैंड हाइजीन, है ना, इम्प्रूव्ड हैंड हाइजीन। किस लिए, टू प्रिवेंट नोजोकोमियल कम्युनिकेबल डिजीज हो या कोई और डिजीज हो, वो क्या हम मैंने एक पेशेंट को एक ग्लव्स मैंने वेयर किया, इसी ग्लव्स मैंने डेंगू के पेशेंट को जो हमारा जो प्रोसीजर था ऑपरेट किया, और देन मैंने इसी ग्लव्स से, ठीक है, हैंड हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, इसी ग्लव्स से मैंने ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को भी
ट्रीट किया, फिर मैंने वापस आके डेंगू पेशेंट को उसी पार्टिकुलर ग्रुप से ट्रीट किया, क्या हुआ, उसका जो ट्यूबरक्लोसिस का जो कम्युनिकेबल डिजीज थी वो इससे भी हो सकती है, हो सकता है, चांसेस है ना कि वो जो डिजीज है वो इसके लिए भी हो जाए, ठीक है, या कोई और कम्युनिकेबल डिजीज है उसके साथ हो जाएगा। सपोज कोई HIV का पेशेंट है, उसका ब्लड है, वो मैंने इस पे मेरे ग्लव्स पे आके लगा हुआ और मैंने उसी हाथों से, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उसी हाथों से दूसरे पेशेंट को, जो नॉर्मल पेशेंट है, दैट इज नॉट HIV अफेक्टेड पेशेंट, मैंने उसी हाथों से उस पेशेंट को दिया और उसका जो ब्लड है, सपोज उसको कहीं कट लगा है या फिर कहीं सपोज उसको इंजरी है, कहीं उसका चोट है, बैंडेज कर रहे हैं, और मैंने मेरा जो ब्लड है हाथ में लगा हुआ वो उसके नॉर्मल ब्लड के कांटेक्ट में आता है, तो क्या होगा, HIV एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन। और जिसे HIV नहीं होगी वो भी हॉस्पिटल से HIV लेके जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें कि एज ए नर्स और नर्सिंग प्रोफेशनल आपको हैंड हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव सर्जिकल प्रैक्टिस प्रोसीजर्स। ठीक है, जब भी सर्जिकल प्रैक्टिस की प्रोसीजर होंगे उनको इम्प्रूव्ड वे में रखना है, ठीक है। जो सर्जिकल प्रैक्टिस प्रोसीजर या सेफ्टी गाइडलाइंस कह सकते हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस, ठीक है, सेफ्टी गाइडलाइंस का ध्यान रखना है। तो ये हमारा जो प्रैक्टिस था पेशेंट सेफ्टी का, वो अकॉर्डिंग टू WHO था, ठीक है। क्या क्या था, बिहेवियर ऑफ ल्यूकोलाइक साउंड लाइक मेडिकेशन, आपको बताया कैप्सुलिन एप्कोलिन, जस्ट एग्जांपल दिया मैंने आपको, दोनों एक जैसे सुनाई देते हैं, ठीक है, तो उनमें आपको अवेयर रहना है, डिफरेंशिएट करके पता चले कि ये दवाई जो है एप्सोलिन है वो किस चीज के लिए है, एप्कोलिन वो किस चीज के लिए। एप्सोलिन क्या है, एप्सोलिन हमारा जो है वो बेसिकली फेनिटोइन है, ब्रांड नेम एप्सोलिन है, लेकिन वो क्या है, फेनिटोइन है, किसके लिए, सीजर्स के लिए, कन्वर्जन्स के लिए आता है। एप्कोलिन जो है हाइड्रोकोर्टिसोन कहते हैं उसको, बेसिकली क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड है, किसके लिए है, वो हमारा इन्फ्लेमेशन के लिए है। फिर क्या कहता है, प्रॉपर पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर करना बहुत जरूरी है, किस पेशेंट को किस चीज की नीड है, किस मेडिकेशन की नीड है, किस डिजीज से सफर कर रहा है, अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट हैंड ओवर एंड टेक ओवर, जब भी आप हैंड ओवर और टेक ओवर करो, नाइट शिफ्ट हो या कोई और शिफ्ट हो, जब भी शिफ्ट का चेंज हो रहा है तो आपको डिटेल बताना है कि पेशेंट को कौन सा पेशेंट कितना वल्नरेबल है, कौन सा पेशेंट को क्या नीड है, ठीक है, किस पेशेंट की पार्टिकुलर नीड है, वो सारी चीजों को डिटेल में बताना है आपके नए कलीग से जो भी अभी हैंड ओवर या फिर टेक ओवर लेगा। नेक्स्ट है केयरफुल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट जो फ्लूइड इम्बैलेंस है उसके बारे में ध्यान रखना है कि फ्लूइड का बैलेंस हमेशा रहे, ठीक है, बॉडी में जितनी फ्लूइड की नीड है उतना होना ही चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ, अगर नहीं हो पाता है तो हम IV रूट से फ्लूइड इम्बैलेंस करते हैं, जस्ट लाइक RL रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन और NS नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, जिससे भी हमें करना हो तो हम वो कर देते हैं। DNS भी होता है, ठीक है, डेक्सट्रोज 5% 10%, जो नीड होती है फ्लूइड की वैसा हम फ्लूइड IV रूट से करते हैं अगर पेशेंट अनेबल है ओरल रूट से लेने में। फिर कहता है परफॉर्मेंस ऑफ करेक्ट प्रोसीजर एट करेक्ट साइट, है ना, सही जगह पे सही प्रोसीजर का होना बहुत जरूरी है। अवॉइड कैथेटर एंड ट्यूबिंग, जब तक जरूरत नहीं है रॉन्ग कनेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जब तक नीड नहीं होती है, पेशेंट को अगर ऐसा लगता है कि पेशेंट नॉर्मली परफॉर्म नहीं कर पाएगा फंक्शन जो करना है, तो हम कैथेटर और ट्यूबिंग का यूज करते हैं। अननेसेसरीली उसको कैथेटर और ट्यूबिंग नहीं लगा देना है, ठीक है। सिंगल यूज ऑफ सिरिंज, एक बार जो सिरिंज यूज कर ली, मैंने इससे पहले बताया था, दोबारा उस चीज को यूज नहीं करना है। इंप्रूव्ड हैंड हाइजीन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हैंड हाइजीन का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो डिजीज एक पेशेंट को हो, कम्युनिकेबल डिजीज के केस के में खास करके, कि अगर किसी पेशेंट को एक कम्युनिकेबल डिजीज है तो दूसरे वो कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो दूसरे पेशेंट को ना हो जाए, इस केस में क्या करना है, हैंड हाइजीन का खास ख्याल रखना है। द नेक्स्ट वन इज इंप्रूव सर्जिकल प्रोसीजर प्रैक्टिस प्रोसीजर या फिर सेफ्टी गाइडलाइंस। सर्जरी के टाइम क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस है इसका बहुत खास ख्याल रखना है कि आपने जो सपोज जस्ट इन केस स्टेराइल जोन होता है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, और अदर आउट ऑफ स्टेराइल जोन कौन से इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, उन चीज का ध्यान रखना है। जो इंस्ट्रूमेंट स्टेराइल जोन में है उनको स्टेराइल जोन में ही रखना है, जो गाइडलाइंस कहती है उसके हिसाब से काम, आपको गाउन पहन के सर्जरी करनी है तो करनी है, ठीक है, पेशेंट को क्या आपको पहनाकर सर्जरी करना है, ठीक है, जो उसको गाउन पहनाना है, जो उसको जो हमारा सर्जिकल टेबल होता है उस पर हमें क्या क्या चीजें, कौन कौन सा क्लॉथ चाहिए होता है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना है, उसमें इंप्रूवमेंट करते रहना है, ठीक है, ताकि उसकी जो सेफ्टी हो अटमोस्ट रहे। तो ये हमारा WHO के हिसाब से पेशेंट सेफ्टी था, प्रैक्टिस था, क्या कहता है कि कैसे कैसे पेशेंट की प्रैक्टिस, पेशेंट की जो होता है ना, पेशेंट की सेफ्टी जो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप अगर आप लेना चाहते हैं तो। तो अगला जो टॉपिक है पेशेंट सेफ्टी के बाद पेशेंट यूनिट में क्या है,
कि ऑप्टिमम इन्वायरमेंट फॉर द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट यूनिट में, पेशेंट सेफ्टी में क्या ऑप्टिमम इन्वायरमेंट पेशेंट के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्टिमम इन्वायरमेंट क्या है। तो बेसिक बात है, एडेक्वेट लाइटिंग दोस्त, एडेक्वेट लाइटिंग होनी चाहिए, ना ज्यादा अंधेरा ना ज्यादा उजाला। ऐसा भी ना हो कि आंखों पे एकदम किरणों का एकदम ज्यादा प्रकाश आने लगे तो पेशेंट को वो पेनफुल हो जाता है। तो क्या होता है, पहला एडेक्वेट लाइटिंग, जितनी पर्याप्त लाइटिंग है उतनी होनी चाहिए। द नेक्स्ट वन, प्रोविजन, या फिर कह सकते हो नॉट प्रोविजन, सिंपल लैंग्वेजेस, इन सिंपल लैंग्वेज नॉर्मल atmospheric pressure and what, and humidity, है ना, humidity, normal pressure, normal atmospheric pressure और sorry not pressure, temperature, it is temperature, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो कैजुअल इधर, तो हम कह सकते हैं 18 to 22, दैट इज कंसीडर्ड डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दैट इज कंसीडर्ड नॉर्मल, ठीक है। ये परफेक्ट एडेक्वेट कह सकते हैं कि एडेक्वेट नॉर्मल टेम्परेचर है जो नीडेड होनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमिडिटी हार्डली यू कैन कॉल 40 to 60%, ये ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, दैट इज एडेक्वेट और सफिशिएंट यू कैन कॉल। द नेक्स्ट वन इज सफिशिएंट वेंटिलेशन। भाई बहुत जरूरी चीज है कि जिस रूम में, जिस बिल्डिंग में पार्टिकुलर पेशेंट है उसको सफिशिएंट वेंटिलेशन मिले, एयर जो है वो फ्रेश एयर आए और दूसरे रास्ते से जो बैड, जो पुरानी ओल्ड एयर है वो उस रास्ते से निकल जाए, ठीक है। तो एयर का आना और जाना कंटिन्यूअस लगा रहे, ठीक है। तो वेंटिलेशन उसका सही रहना चाहिए, सफिशिएंट वेंटिलेशन रहना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों, ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों विद इन मैन टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता भरी होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, सब एडिक्वेट रहना चाहिए, ठीक है। प्रोविजन ऑफ disposal of refuse on excreta, ठीक है। अगर जो पेशेंट है हमारा एक्सक्रीट करने में, ठीक है, वो खुद से रिफ्यूज कर सकता है, नहीं जा पा रहा है, तो क्या करना है, हमें वहीं पे उसे जो वहाँ एक्सक्रीट करेगा पार्टिकुलरली, जैसे होता है ना पैम्पर्स वगैरह होते हैं, डाइपर्स वगैरह होता है, उसे लेके डिस्पोज करना है। क्या करना है, डिस्पोज करना है, ये प्रोविजन होना चाहिए। रिमूवल ऑफ डस्ट, केमिकल पार्टिकल्स, है ना, हार्मफुल केमिकल पार्टिकल्स जितने भी, उनका रिमूवल, ताकि जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो क्लीन रहे, ठीक है, उसमें बैक्टीरिया जो है पैथोजेंस ना आ पाए, ठीक है, उसके लिए रिमूवल करने के। नेक्स्ट वन, रीजनेबल क्लीननेस, रीजनेबल क्लीनलीनेस, है ना, क्लीनलीनेस, रीजनेबल क्लीनलीनेस होना चाहिए, ठीक है, साफ सफाई होना चाहिए ऑफ ऑल सरफेसेस, ठीक है, आसपास जितने भी सरफेसेस हैं जहां पेशेंट है उन सरफेसेस का क्लीननेस रहना चाहिए, या फिर कोई फर्नीचर है, एंड फर्नीचर्स,
उनकी साफ सफाई रहनी चाहिए। A dwelling free space, a dwelling free space from insects, mosquitoes, है ना। पेशेंट जहाँ है वहाँ इंसेक्ट मॉस्किटो से कोई जगह नहीं, सेफ्टी मेंटेन करनी है। ऐसा ना हो कि हम इलाज कर रहे हैं, सपोज किसी जस्ट लाइक डायबिटीज का पेशेंट है और साथ ही साथ उसे कोई न्यूरोपैथी या फिर सपोज कोई और इश्यूज हैं, सपोज पार्टिकुलर हार्ट डिजीज से एसडी है वीएसडी है, और साथ ही साथ आप क्या हुआ वहाँ पे मॉस्किटोज आ गए, मॉस्किटोज ने उसे बाइट किया, उसे हो गया डेंगू। तो जब हम एक ट्रीट कर रहे हैं साथ ही साथ दूसरा बीमारी भी आ गई तो क्या हो गया, प्रॉब्लम खड़ा हो गया हमारे लिए। तो हमेशा ध्यान रखें कि वैसा स्पेस ड्वेलिंग फ्री है ना, बदबूदार गंदगी नहीं रहनी चाहिए उस स्पेस में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वन, रिमूवल ऑफ बैड ओडर। ऑर्डर कैसे आता है बैड ऑर्डर, बताओ, बताएगा। तो देखो दोस्त, बैड ऑर्डर आता है soiled क्लोथ्स, ग्लव्स, यूज किए हुए ग्लव्स, ठीक है, soiled क्लोथ्स ग्लव्स, उनसे आता है। ठीक है, गंदगी जो है बेसिकली वैसे क्लोथ जिनको डिस्पोज नहीं किया गया वैसे ही फेंक दिया गया, ग्लव्स जिनको डिस्पोज नहीं किया वैसे ही फेंक दिया। तो वैसे ग्लव्स को अगर हम वैसे ही छोड़ दें, जो गंदगी जो सपोज हमारा स्वैब होता है उनको छोड़ देना, जो कॉटन स्वैब होता है बेसिकली क्या होता है, हमने यूज किया उसे थ्रो कर दिया, डस्टबिन में जगह होती है उनकी बेसिकली। पर अगर हमने जो उसके कोई प्रोसीजर किया उसमें जो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट था उसको ठीक तरीके से नहीं धोया, जो हमारा सपोज तुम एंडोट्रैकियल ट्यूब लगा रहे हो तो उसके इसमें जो उसका वेस्ट आया तुमने उसको नहीं लगाया, कैथेटर लगा रहे हो उसके इसमें जो उसका ओल्ड यूज्ड कैथेटर है तुमने उसको डिस्पोज नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, वो बदबू देगा और वो नई बीमारियों को चांसेस हैं कि नई बीमारियां साथ ही साथ उससे उत्पन्न होंगी। तो हमेशा उन बैड ऑर्डर्स को निकालने के लिए इन सब चीजों का डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये तुम्हारा ऑडियो एनवायरमेंट कंडीशन हो गया पेशेंट के लिए, क्या क्या एनवायरमेंट रहना चाहिए। तो एडिक्वेट लाइटिंग सबसे बेसिक चीज है कि एडिक्वेट लाइटिंग होना चाहिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। मैंने बताया तुमको कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना होता है दोस्त, तो 18 से 22 डिग्री सेल्सियस। फिर सफिशिएंट वेंटिलेशन होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर प्रेशर उतना रहना चाहिए, टेम्परेचर या प्रेशर जितना कि मैन के टॉलरेंस के लिए हो, ठीक है, जितना मैन बर्दाश्त कर सकते हैं, इंसान जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। फिर अगर पेशेंट को एक्सक्रीट करने में असमर्थ है, ठीक है, जो नहीं जा सकता है, तो जहां उसने एक्सक्रीट किया जो उसको डिस्पोज करना होता है, ठीक है, सपोज उसने डायपर्स में किया तो उसे डिस्पोज करना होता है, ठीक है, वो प्रोविजन है कि आपको डिस्पोज करना है। देन नेक्स्ट वन, रिमूवल ऑफ डस्ट, केमिकल पार्टिकल्स और डस्ट का रिमूवल करना, ताकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बैक्टीरिया फ्री रहे, पैथोजन फ्री रहे। इसलिए जो हमारा इन्वायरमेंट है पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट है, ठीक है, पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट, ओके, तो पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीजनेबल क्लीननेस फॉर ऑल सरफेस एंड फर्नीचर, जो आसपास के फर्नीचर और सरफेस है उनको क्लीन कर रखना। ड्वेलिंग फ्री, ठीक है, गंदगी नहीं रहनी चाहिए, मॉस्किटो नहीं रहना चाहिए, वैसे नहीं जहां मॉस्किटोस पनपे, जहां इंसेक्ट्स आ जाए तो वो नई नई बीमारियों को लेके आएंगे। एक पर्सन पार्टिकुलर दूसरे डिजीज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, उसे ट्रीट ना करके हमने एक नई डिजीज साफ सफाई की ना की और नया डिजीज हो गया उसे, तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो सारी चीजें रिमूवल ऑफ सारी चीजें क्लियर रखनी है, अपने को साफ सफाई रखना है, ठीक है। रिमूवल ऑफ बैड ऑर्डर, ठीक है, बदबूदार चीजों के लिए जो चीजें जिम्मेदार है उनको, वो जो गंदगी है, जो स्मेल, जो खराब स्मेल आ रहा है उससे चीजों को निकाल लेना है, ठीक है, वो सारी चीजों को डिस्पोज कर देना है ताकि जो हमारा ऑर्डर है वो अच्छा रहे, गुड ऑर्डर रहे, अच्छे चीजें आए, ठीक। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। फिर एक एक्सटर्नल एक टॉपिक आएगा कि एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, तो सेम टू सेम है, लाइटिंग, एयर, वेंटिलेशन जो हमारा होता है, साथ ही साथ उसके बाद हमारा टेम्परेचर की बात आएगी, फिर ह्यूमिडिफिकेशन, फिर वेंटिलेशन, ये सारी चीजें सेम टू सेम है जो मैंने आपको बताया। तो वो टॉपिक हो चुका है और अगले टॉपिक जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि बेसिक और सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं पेशेंट की। तो मैं मुकेश कुमार के साथ जुड़े रहिए नर्सिंग फाउंडेशन के लेक्चर के लिए, इंटेंस फोकस एकेडमी में। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर करूं। थैंक यू सो मच।